हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट में बताइएगा कि आपके 10 में से कितने नंबर सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हैं लर्न इंडिया 97, हम लिखेंगे अपना कल और हम ज़रूर लिखेंगे अपना कल। यकीन रखिए, विश्वास रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला सवाल है, लड़कों और लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन कहता है लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। क्या ज़रूरी है कि लड़के सिर्फ घर के बाहर की ही कार्य करें? दूसरा ऑप्शन है लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तीसरा है सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। क्या ज़रूरी है? लड़कियों का इंटरेस्ट भी तो विज्ञान में हो सकता है और लड़कों का इंटरेस्ट भी गृह विज्ञान में हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने फिक्स कर दिया कि लड़के विज्ञान ही पढ़ें और लड़कियों के लिए ही गृह विज्ञान बनाया गया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लड़कियां बाहर जा सकती हैं। हमें क्या करना है, हमें बच्चों के दिमाग में इस बात को अच्छी तरह से बैठाना है कि लड़के लड़कियां दोनों समान हैं। दोनों के लिए जो कार्य बनाए गए हैं, समाज ने जो नियम बनाए हैं, सारे समान है। ये कुछ जो जेंडर बायोस है, जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है, पूर्वाग्रह है, इनसे निकल के एक शिक्षक को अपने बालकों को ये समझाना चाहिए कि दोनों समान हैं, दोनों के लिए कार्य समान है, भेदभाव नहीं है दोनों में। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन बनता है यहाँ पर दूसरा, कि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। अगर ऐसा वो करते हैं तो एक जेंडर बायोस ख़त्म हो रहा है वहाँ पर। बाकी सब में आप देखेंगे लैंगिक पूर्वाग्रह झलक रही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। बात हो रही है यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट की। ऑप्शन है इसकी कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। दूसरा, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ऐसे भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे आपको अपने एग्जाम में। ये तो साफ साफ लग रहा है कि गलत है। ऐसा आप कह नहीं सकते कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये माता पिता का कार्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका बच्चा आपके स्कूल में है तो उसकी 100% जिम्मेदारी आपकी है। तीसरा ऑप्शन है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। और जो लास्ट ऑप्शन है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है ना, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, कि जहाँ बच्चे सब एकदम स्वच्छंद रूप से एक दूसरे से सामूहिक रूप से सीख रहे हैं, प्रजातंत्र है वहाँ पर, एक दूसरे से परस्पर सीखने का प्रयास कर रहे हैं, सबको बोलने की आज़ादी है, एक साथ पढ़ने की आज़ादी है। वहाँ नियंत्रित परिवेश नहीं है, अधिकारवादी परिवेश नहीं है एकदम से। तो वो वाला परिवेश बहुत अच्छा होता है कि जहाँ भी प्रजातांत्रिक परिवेश की बात आएगी, या फिर एक शब्द और आता है समृद्ध परिवेश की बात आएगी, वो परिवेश सबसे उत्तम होता है शिक्षा के लिए। और संवेगात्मक विकास की दृष्टि से भी ज़रूरी है क्योंकि जहाँ पर प्रजातंत्र होगा वहाँ ही सारे बच्चे जो है अपने मन के भाव को खुल के कहेंगे। बाकी सब में नियंत्रित हो गए ना, तो नियंत्रित हो गए तो खुल के अपने भाव को कहेंगे नहीं, व्यक्त नहीं करेंगे, तो जो उनका संवेगात्मक जो उनका इमोशन है ना, वो बाहर ही नहीं निकला तो विकास कैसे होगा। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है आउट ऑफ द बॉक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप समझ लीजिए कि ये क्या होता है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? मुख्य रूप से दो चिंतन पूछता है, एक अपसारी चिंतन, एक अभिसारी चिंतन। बाकी ये जो दो ऑप्शन है इन पर उतना क्वेश्चन नहीं आता है। अपसारी चिंतन होता है आउट ऑफ द बॉक्स, और अभिसारी चिंतन होता है कि जिसका एक सीमित आंसर हो सके। जैसे ये जो अभी जो ये क्वेश्चन सीरीज आपकी चल रही है, इसका एक ही आंसर है। जैसे आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, तो बस सिंपल से एक आंसर है, अभिसारी चिंतन से। अभी ऐसा क्वेश्चन मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन की परिभाषा, वो एग्जाम्पल्स बताइए, ऐसा कुछ हो मतलब जिसमें आप बढ़ा चढ़ा के बता सको, एकदम मुक्त अंत वाले, उसको कहते हैं अपसारी चिंतन। जैसे निबंध वगैरह आता है लिखने के लिए, तो वो सब किस में आता है, अपसारी चिंतन में आता है, कि जिसमें आप बच्चा खुलकर अपने शब्दों को अपनी भाषाओं में लिख रहा है, व्यक्त कर पा रहा है। उसका सीमित आंसर नहीं होता, उसका बहुत बड़ा आंसर हो सकता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि जो पुष्पा है
अपने आप किसी कार्य को या किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह किसी वयस्क साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर सकती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? आप सभी ने वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। वहाँ पर इस जो मार्गदर्शन देता है ना, उसको आप समझते हैं स्काफ फोल्डिंग। स्काफ फोल्डिंग को ही कहा जाता है सहारा देना। आपने इसको देखा होगा तो देखते ही समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये होता है सहारा देना। अच्छा, कुछ लोग जैसे समीपस्थ विकास के क्षेत्र में अगर कंफ्यूज हो जाएं तो इसको मैंने बताया था, जैसे 2 क्षेत्र हैं, एक बच्चा यहाँ पर है कि मैं सीटेट में 100+ ला सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे, अगर मैथ में थोड़ी सी हेल्प कर दे तो मेरे बड़े आराम से 120 आ जाएंगे। तो इन दोनों, जो वास्तविक विकास है और जो वो सोच रहा है, संभावित विकास है, इन दोनों के बीच में ये जो अंतर है ना, इसको कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो ये सहारा देना, जो मार्गदर्शन है ना, इसको कहते हैं सहारा देना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र नहीं कहते हैं। इसके बाद 5वां है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं कि ये किससे संबंधित है। पढ़ लीजिए सारे ऑप्शन को, क्योंकि सीटेट एग्जाम में बेस्ट ऑप्शन चुनने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है चारों ऑप्शन को। वैयक्तिक भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से। वंशानुक्रम और पर्यावरण जब ये साथ में आते हैं तभी एक व्यक्ति का, बालक का विकास संभव है। अलग अलग है तो ये संभव नहीं है। और बात हुई बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि, तो ये बुद्धि के सिद्धांतों से सिर्फ संभव नहीं है, ये वैयक्तिक भिन्नता की बात हो रही है यहाँ पर, कि हम अभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि, आदतें, एटीट्यूड हर चीज़ में अलग होते हैं ना। तो ये क्या है? हमारी वैयक्तिक भिन्नता है। ये सिद्धांत है वैयक्तिक भिन्नता का। अब 6वां क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना डैश शिक्षा का उदाहरण है। तो जो वंचित समूहों के बच्चे होते हैं उन्हें सामान्य यानी विशिष्ट, अब आपको पता है ना, विशिष्ट प्लस सामान्य बच्चे, इन दोनों को साथ में पढ़ाना क्या कहलाता है? क्या एकीकृत शिक्षा है ये? क्या विशेष शिक्षा है ये? क्या समावेशी है या फिर अपवर्जक शिक्षा है? तो ये जो विशिष्ट समूहों के बच्चे होते हैं, वंचित समूहों के बच्चे होते हैं, उनको सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना कहलाता है समावेशी शिक्षा। हमेशा आप याद रखेंगे, इससे 5 क्वेश्चन आना आपके एग्जाम में फिक्स है, एकदम फिक्स है कि समावेशी से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसको बैठा लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन नाम नॉर्मल आते हैं, बस आपको एक समझ आपके अंदर बैठनी चाहिए कि समावेशी में कौन से बालक आते हैं। तो समावेशी में वंचित समूहों का, अभी यहाँ वंचित समूह लिखा हुआ है, यहाँ लिख देता विशेष समूहों के विद्यार्थी, तब भी विशेष समूहों के विद्यार्थी और सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ा रहे हैं, तो वो भी किसका उदाहरण है? समावेशी के उदाहरण है। ये वंचित समूह वाले भी विशेष में आ गए। विशिष्ट कौन है? जो सामान्य से अलग है, सामान्य से अलग है वो विशिष्ट है। अब वो प्रतिभाशाली भी हो सकता है और मंदबुद्धि भी हो सकता है, मतलब आप हाई लेवल पर भी जा सकते हैं, लो लेवल पर जा रहे हैं, पर एक सामान्य जो औसत है ना, उससे आप इधर उधर हैं, तो वो क्या है? विशेष हो गया। ठीक है। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? बात हो रही है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि जिसमें एक वैज्ञानिक का नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा इसके अनुसार बताइए। अब यहाँ पर आप वो नहीं लगा सकते हैं कि हाँ सबसे अच्छा ये होगा, तो हो सकता है कि उसके सिद्धांत में जो जो बातें कही गई हों, आपको वो याद रखना है कि इसके अकॉर्डिंग क्या सही है। तो पियाजे ने भाषा की बात की है, अहम केंद्रित भाषा, उन्होंने भाषा की बात की है, बिल्कुल की है। परिपक्वता की बात तो उन्होंने कहा ही है कि हाँ 11 वर्ष तक परिपक्वता का अभाव रहता है, उसके बाद मैच्योरिटी आती है। सामाजिक अनुभव या क्रियाकलाप करके सीखते हैं बच्चे, ऐसी बात उन्होंने कही है अपने सिद्धांत में, इधर उधर घुमा फिरा कर कही है। पर जो सामाजिक अनुभव है ना, आप अच्छे से जानते हैं कि इसकी बात पियाजे नहीं वाइगोत्स्की कहते हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता वाइगोत्स्की तो आप झट से इस आंसर को लगा देते। तो अभी पियाजे लिखा है लेकिन पूछा है कौन सा नहीं है तो यही सही है, क्योंकि ये इनके सिद्धांत का हिस्सा ही नहीं है। इसके बाद है 8वां, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता। एक मिनट, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में
कमी किसका उदाहरण है? यहाँ पूछा है जो लिखने में अयोग्यता क्या अक्षमता एक तरह से हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? क्या डिस्ग्राफिया कहते हैं, डिस्प्रैक्सिया कहते हैं, कैलकुलिया या फिर डिसलेक्सिया कहते हैं? तो जो लिखने में अयोग्यता होती है, क्षमता होती है, उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। अब यह याद रखोगी, जैसे अब मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊँ, कुछ बनाऊँ, ठीक है, अब यहाँ लिखने में ही सही से ना बन पा रहा हो तो कैसे बना रहे हैं भाई? हम हाथ से ही तो बना रहे हैं, तो लिखने से ही तो संबंधित है ग्राफ करना, है ना? तो आप इसको एक दूसरे से जोड़ लीजिए, ग्राफ करना यानी लिखना, डिस्ग्राफिया। डिस्प्रैक्सिया होता है जब आप जो सूक्ष्म गतिक कौशल होते हैं ना, चलने फिरने, ऐसे में आप समर्थ नहीं हो पाता बालक, मतलब उसके हाथ पे चल रहा तो हाथ पैर कांप रहे हैं, ऐसा कुछ, तो उसको कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। डिसकैलकुलिया होता है गणना करने में वो समर्थ रहता है, उस गणितीय अक्षमता को कहते हैं, जो नंबर कैलकुलेशन है नहीं कर पा रहा, इसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया होता है पठन विकार, जैसे लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, वाज को सा पढ़ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास कि जैसे आपने लिखा है वाज, ठीक है, और वो इसको पढ़ रहा है सा, तो ये क्या है? पठन विकार है, बहुत ज़्यादा आता है ये डिसलेक्सिया। तो मैंने आपको बता दिया, डिस्ग्राफिया लेखन अक्षमता है, डिस्प्रैक्सिया सूक्ष्म गतिक कौशल मतलब शारीरिक से संबंधित है ये, डिसकैलकुलिया गणितीय विकार है और डिसलेक्सिया है पठन विकार, ठीक है, इसका आंसर होगा डिस्ग्राफिया। इसके बाद है अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, तो यह संकेत करता है कि अध्यापिका, अब ऑप्शन है इसके, अध्यापिका एक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, अध्यापिका भाषा का अच्छा अधिकार रखती है, या फिर एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या फिर लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो जो इसने कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, जब सभापति आप देख रहे हैं तो वहाँ पर समझ में आ रहा है कि किसी पुरुष वर्ग की बात हो रही है, लेकिन अगर यहाँ पर लिख दिया गया सभाध्यक्ष तो क्या बात हो रही? बात हो रही कि जो भी उसका अध्यक्ष है, जो उस कमेटी का प्रधान है, वो नायिका भी हो सकती है, नायक भी हो सकता है, तो उसने ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया। तो अब क्या हम कहेंगे लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पूर्वाग्रह से बाहर निकल आ चुकी है। ये तो यहाँ बात ऐसी हो रही है, समान दृष्टि से देख रही है, तो ये कैसी बात कर रही है? एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है अध्यापिका, समझ रहे हैं आप? लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? पूर्ववर्ती और परवर्ती। आप सभी जानते हैं बाल्यावस्था दो कैटेगरी में बांटी गई है ना, ऐसे 2 से 6 है एक, और एक है 6 से 12। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है 11 से 18, बिल्कुल कट गया। ये 18 से 24, ये भी कट गया। जन्म से 6 वर्ष, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर दिया है 6 से 11। देखिए 6 से 12 होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप सोचेंगे कि अब ये क्या करें, इस जन्म से 6 ही लगा दें क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। 12 होता है, लेकिन ऑप्शन में दिया है 6 से 11, तो यही 100% सही है। ठीक है, आई होप ये बेहतर सीरीज लगी होगी आपको, मैं समझा पाई होंगी आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के पास जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। लिखेंगे अपना कल, हम जरूर लिखेंगे अपना कल। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।